नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट में पिछले व्याख्यान में अपन ने भौतिक भूगोल में भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में चर्चा की थी और इस चर्चा के तहत हमने ये जो भूपटल को जो बल प्रभावित करते हैं जिनको दो भागों में अपन ने बांटा था। पहला अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों के अंतर्गत दो तरह की घटनाएं के बारे में हमने चर्चा की थी। वो दो तरह की घटनाएं पटल विरूपणी और आकस्मिक घटनाएं। और ये जो पटल विरूपणी जो शक्तियां हैं और इसके द्वारा जो स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं, इसमें पहला अपन ने लिया था महादेशीय संचलन, जिसमें दो प्रकार के संचलन होते हैं जो अपन ने चर्चा की थी। एक है ऊपरी मुखी संचलन और दूसरा अधोमुखी संचलन। आज इसी संचलन के अंतर्गत महादेशीय जो संचलन है, इसके अतिरिक्त अपन ने लिया था पटल विरूपणी संचलन। इसमें पहला लिया था महादेशीय संचलन और दूसरा आज लेंगे पर्वतीय संचलन। लैटिन भाषा के ओरोज का अर्थ पर्वत है। पर्वत निर्माणकारी संचलन क्षैतिज अथवा स्पर्शीय शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्षैतिज संचलन से तनाव एवं संपीड़न उत्पन्न होते हैं। जब किसी भूखंड पर क्षैतिज बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे तनाव कहते हैं। इससे शैल स्तरों में स्थानांतरण होता है तथा चटकने, दरार एवं भ्रंश पड़ जाते हैं। किंतु जब भूखंड पर क्षैतिज बल एक ही दिशा में केंद्र की ओर कार्य करते हैं तो संपीड़न उत्पन्न होता है, जिससे भूखंड पर वृहत संचलन एवं वलन पड़ जाते हैं। भूपटल पर उचावच के निर्माण में पर्वत निर्माणकारी संचलन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पर्वत निर्माण क्रिया अकस्मात नहीं होती है। जैसे कि अपन ने पहले चर्चा की थी कि ये बल दो तरह से कार्य करता है। एक होता है अकस्मात संचलन और एक होता है जिसमें दीर्घकालिक संचलन, जिसमें ये जो पर्वत निर्माणकारी जो संचलन है, ये क्रिया जो दीर्घकालिक संचलन है उससे उत्पन्न होती है और इसमें पर्वत निर्माण में समय लगता है। केवल ज्वालामुखी पर्वत आकस्मिक रूप से बनते हैं, अन्यथा पर्वतों का निर्माण एक दीर्घकालिक घटना है। भूगर्भ में धीरे धीरे आवश्यक बल का संग्रह होता रहता है, जिसके द्वारा व्यापक रूप से भ्रंशन एवं वलन क्रिया द्वारा पर्वतों एवं अन्य भूपृष्ठीय संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया द्वारा आग्नेय शैलों की अपेक्षा तलछटी एवं कायांतरित शैलें अधिक प्रभावित होती हैं। इस संचलन से वृहत संचलन, वलन, भ्रंश एवं संधियां उत्पन्न होती है। पृष्ठीय संरचनाओं की व्याख्या के लिए नमन, जिसको डिप कहा जाता है, ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। शैल मुड़ने या टूटने के पूर्व भूपृष्ठ के समानांतर होती हैं, उनमें नमन नहीं होता। नमन दो बातों को सूचित करता है। पहला, सतह पर वलन के कारण उत्पन्न भूमि का कोण एवं ढाल की दिशा। यानी जब वलन होता है तो जैसे ही मतलब उसमें भूमि के ऊपर मोड़ पड़ते हैं तो इसमें पहला भूमि का कोण, जो भूमि मुड़ी है उसका कोण, और दूसरा ढाल की दिशा। यह किसी स्थान पर भूमि दक्षिण दिशा में 45 डिग्री का कोण बना रही है तो वहां 45 डिग्री दक्षिण नमन होगा। नतिलंब नमन के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को नतिलंब कहा जाता है। तो ये जो वलन पड़ते हैं इसको अपन ने कुछ भागों में बांटा है, विद्वानों ने कुछ भागों में इसको बांटा है। पहला है वृहत वलन या वृहत संवलन। संवलन को वार्प कहा जाता है, WARP वार्प कहा जाता है। क्षैतिज संचलन के कारण शैल परतों का मुड़ना एवं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्षेत्रीय प्रभाव की दृष्टि से भूपटल के बंकन या मुड़ने के वृहत या लघु रूप होते हैं। जब विशिष्ट क्षेत्र में मुड़ने की क्रिया होती है तो संवलन उसको कहा जाता है। इस क्रिया से भूपटल में गुम्फदाकार उभार उत्पन्न होता है, किंतु वह उत्थान से भिन्न होता है। एक गुंबद जैसी आकृति बन जाती है।
उत्थान लंबवत गति से उत्पन्न होता है। समवलन क्रिया कुछ किलोमीटर क्षेत्र से लेकर कई सौ किलोमीटर क्षेत्र में संपन्न होती है। इस क्रिया से भूमि की ऊपर की ओर मुड़ती है तथा उसे उत्समवलन कहा जाता है। नीचे की ओर मुड़ती है तो उसे अवसमवलन कहा जाता है। जब कोई विशाल क्षेत्र ऊपर की ओर उठ जाता है तो उत्पन्न स्थलाकृति को भू अपनति कहते हैं। दक्षिणी डकोटा का ब्लैक हिल्स क्षेत्र भू अपनति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके विपरीत जब कोई विशाल क्षेत्र नीचे की ओर झुका या धंस जाता है तो वह भू अभिनति कहलाती है। प्राचीन काल में गोंडवाना एवं अंगारा स्थलों के मध्य टेथिस सागर एक विशाल भू अभिनति का उदाहरण है। यह तो हुआ वृहत संवलन। दूसरा जो अपन लेते हैं वो है वलन। वृहत संवलनों के लघु रूप को वलन कहा जाता है, यानी जहां पर वृहत संवलन उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके जो लघु रूप होता है, यानी जो भाग छोटे छोटे रूप में ऊपर उठ जाता है उसको वलन कहा जाता है। वृहत संवलनों के लघु रूप को वलन कहते हैं। क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटल की शैलों के लघु रूप में मुड़ने पर इनकी उत्पत्ति लहरदार मोड़ों के रूप में हो जाती है। वलन की संरचना को और भी एक तरीका जिसमें व्यक्त किया जा सकता है, और इसका एक डायग्राम मैं आपको दूंगा। इसमें पहला है वलन की भुजा। ये वलन के दोनों ओर के भाग हैं। जो वलन पड़ता है तो ये वलन होता है, इसके भी कुछ भाग हैं जिसमें जो पहला है वो वलन की भुजा। दूसरा है वलन का अक्ष। वलन की भुजा के मध्य अपनति के उच्चतम एवं अभिनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहा जाता है। यानी वलन की भुजा के मध्य अपनति के उच्चतम और अपनति के निम्नतम भाग से गुजरने वाली जो कल्पित रेखा है उसको वलन का अक्ष कहा जाता है। अपनति अक्ष यह है अभिनति अक्ष क्रमशः अपनति व अभिनति के आधार पर स्थित वलन अक्ष होते हैं। अक्षीय तल ये वलन के अभिनति व अपनति के मध्य स्थित कल्पित तल होते हैं। दूसरा जो वलन का भाग है अभिनति, लहरदार मोड़ का गर्त वाला भाग अभिनति कहा जाता है। अपनति मोड़ के उधर भाग को अपनति कहते हैं, और ये जो आकार और विस्तार की दृष्टि से वलन को कुछ भागों में बांटा गया है। जो पहला है सममित वलन। साधारण एवं खुले हुए वलन को वलन की दोनों भुजाएं यदि समान झुकी हों तो वह सममित वलन कहा जाता है। दूसरा है असममित वलन। यदि वलन की एक भुजा कम व दूसरी भुजा अधिक झुकी हो तो वह असममित वलन कहा जाता है। तीसरा एक नति या एक दिग्नत वलन। जब वलन की एक भुजा मंद ढाल एवं दूसरी भुजा समकोण बनाते हुए तीव्र ढाल प्रस्तुत करती है तो उसे एक दिग्नत वलन कहते हैं। समनत वलन। यदि वलन की दोनों भुजाएं समान दिशा को झुकी हुई एवं समानांतर होती हैं तब समनत वलन का निर्माण होता है। अगला परिवलन या शयान वलन। वलन क्रिया तीव्र होने पर अधिक संपीड़न के कारण वलन की दोनों भुजाएं अत्यधिक झुक जाती हैं तथा क्षैतिज दिशा में समानांतर क्रम में स्थित होती हैं, तब उसे शयान वलन कहा जाता है। अगला नाप्य या ग्रीवाखंड। अत्यधिक संपीड़न के कारण यदि परिवलन टूट जाते हैं और उनकी एक भुजा दूसरे पर चढ़ जाती है तो यह जटिल वलन ग्रीवाखंड या नाप्य कहा जाता है। इस आकार को प्रतिवलन भी कहा जाता है। अगला है पंखा वलन। एक वृहद वलन की भू अपनति एवं भू अभिनति में जब अनेक लघु अपनतियां एवं अभिनतियां बन जाती हैं तो उन्हें क्रमशः समअपनति एवं समभिनति कहा जाता है। इनकी आकृति पंखाकार होती है। खुले वलन या बंद वलन। जब किसी वलन को दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है तो वह खुला वलन
कहा जाता है, किंतु दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होने पर उसे बंद वलन कहा जाता है। अगला जो आकृति है, जो अंतर्जात बल है इनके द्वारा उत्पन्न होती है, वो है भ्रंश। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण किसी भूखंड में तनाव एवं कभी कभी अत्यधिक संपीड़न होने पर सेलों का स्थानांतरण होने लगता है। यदि तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल पर केवल चटकने पड़ती हैं, किंतु तनाव क्रिया प्रबल होने पर सेल स्तरों में विभंग उत्पन्न होते हैं। तनावमूलक संचलन अधिक तीव्र होने पर विभंग तल के सहारे बड़े पैमाने पर सेलों का स्थानांतरण होता है, जिसे भ्रंश कहा जाता है। सेलों का स्थानांतरण किसी भी दिशा में हो सकता है। संचलन की दिशा एवं शक्ति की भिन्नता के आधार पर भ्रंश को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य भ्रंश। भूखंड के दरार पड़ने पर जब दोनों खंड प्रतिकूल दिशा में सरकते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। इनके भ्रंश तल प्राय लंबवत या खड़े ढाल वाले होते हैं। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश। सामान्य भ्रंश के विपरीत जब भूखंड में दरार पड़ने पर दोनों खंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं तथा भ्रंश तल के ऊपर वाला भाग भूखंड निचले भूखंड के ऊपर चढ़ जाता है तो उसे उत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। तीसरा है नतिलंबी भ्रंश। क्षैतिज संचलन के कारण जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्विक भ्रंश या नतिलंबी भ्रंश कहा जाता है। अगला है सोपानी भ्रंश। यदि किसी भूखंड में कई भ्रंश तल होते हैं तो कई भ्रंश तल होते हैं और एक ही दिशा में उत्पन्न होते हैं तथा उनके सारे एक दिशा में अवतलन होने पर सामान्य भ्रंश विकसित होते हैं तो सीढ़ीनुमा आकृति उत्पन्न होती है, जिसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। रिप्ट घाटी भ्रंशन क्रिया द्वारा जब दो सामान्य भ्रंश इस प्रकार पड़ते हैं कि मध्य का भाग नीचे धंस जाता है तो एक बेसिन या घाटी का निर्माण होता है, उसे ही रिप्ट घाटी कहा जाता है। तो आज का ये जो टॉपिक भूपटल के को प्रभावित करने वाले जो बल हैं अंतर्जात बल, इसको अपन यहीं खत्म करेंगे। आगे दूसरे व्याख्यान में अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू।